हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण का लास्ट चैप्टर होगा जो कि 5वां पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों की संख्या से तो टोटल जिलों की संख्या तो 24 है झारखंड में, और ये 24 जिलों में से 16 जिले ऐसे हैं जो कि अनुसूचित जिलों में शामिल है। ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों का नाम दिया गया है, जिलों का नाम स्पेशली, और उसमें जो उस जिले में क्या क्या प्रखंड आते हैं वो सारा यहाँ पे दिया गया है जो कि अनुसूचित क्षेत्र की कैटेगरी में है। तो इस तरह से रांची जिला, फिर उसमें ये सारे प्रखंड जो है ये क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है। इसी तरह से ये 15 टेबल में दिया गया है, और 16वां नंबर पे है पलामू, और इसका भी ब्लॉक का नाम, प्रखंड का नाम है सतबरबा प्रखंड, और इसमें जगह का नाम है रबदा व बकोरिया। और इसी चीज़ को पॉइंट आउट यहाँ किया है कि उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा, यानी टेबल में जो ये 15 दिया गया है उन क्षेत्रों के अलावा पलामू का सतबरबा प्रखंड के रबदा व बकोरिया जो है उसको भी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उसमें कुछ मानदंड होते हैं, और इन अनुसूचित क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला, जैसे कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्र यानी ट्राइबल सब प्लान एरिया, इसमें क्या है 50,000 से अधिक आबादी होगी, 50,000 से अधिक जनसंख्या है, और जितनी भी जनसंख्या है उसका 50% से अधिक जो है वो एसटी आबादी होगा, तो ये इस वर्गीकरण में आएगा। दूसरा है अतिरिक्त जनजातीय उप योजना क्षेत्र यानी कि एडिशनल ट्राइबल सब प्लान एरिया, इसमें क्या होता है 50,000 से थोड़ा सा कम आबादी, जिसमें कि उसका 50% जो आबादी होगा उससे अधिक एसटी आबादी होना चाहिए, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण यानी मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच माडा, ये होगा 10,000 से अधिक आबादी वाला जगह, और जहाँ पे 50% से अधिक जो आबादी है वो एसटी है। उसके बाद चौथे नंबर पे है लघु संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण यानी मिनी माडा, और ये क्या है मिनी मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, ये क्या है 5,000 से अधिक आबादी, जिसमें कि 50% से अधिक क्या है एसटी वाले हैं। तो इस तरह से ये सारे जो वर्णित सभी क्षेत्र हैं, उपरोक्त वर्णित सभी क्षेत्र जो कि अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, ये क्या है एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना यानी आईटीडीपी के अंतर्गत आते हैं, शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राम सभा को वित्तीय अधिकार, तो पैसे के मामले में कुछ अधिकार है ग्राम सभा को, वो चीज़ दिया गया है। जनजातीय संस्कृति हो या स्वदेशी कला केंद्र हो, उसको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य ग्राम सभा में जो प्रधान है, ग्राम सभा प्रधान, जैसे कि ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा, मांझी, पाहन, इस तरह से जितने भी ग्राम सभा प्रधान है उनको चयनित लाभार्थी जो है, लाभार्थी समिति के माध्यम से, इनमें जिनको भी चुना जाता है, जो चयनित लाभार्थी जिनको इसका लाभ मिलेगा, उनको समिति के माध्यम से 25 लाख रुपया तक का जो राशि है वो खर्चा करने का अधिकार जो है वो किया गया है। नेक्स्ट, इस योजना की शुरुआत जो है वो राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे किया गया है। ये जो 25 लाख रुपए तक का खर्च करने का जो अधिकार है ये किन जगहों पे किया गया है, तो इसकी शुरुआत जो अनुसूचित क्षेत्र है वहीं पे किया गया है। और इस योजना के तहत जो भी आवंटित राशि है उसका प्रयोग किस चीज़ में किया जा सकता है, तो उस राशि का जो प्रयोग है वो जनजातीय कला भवन के निर्माण में, जैसे कि मांझी भवन हो, मानकी मुंडा भवन हो, पढ़ा भवन हो, परगना भवन हो, या धुमकुरिया भवन, इस तरह के जितने भी भवन है इसको बनाने के लिए ये पैसा का उपयोग किया जा सकता है। और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएं जो है वो कार्यरत नहीं है, वहाँ पे इस राशि का प्रयोग जो है वो एक परंपरागत समितियों के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, शिक्षा से जुड़ी बातें, जो कि जनजातीय समूह हो, अनुसूचित जाति हो और अन्य वंचित जो भी समूह के लोग हैं उनको शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए छात्रवृत्ति योजना जो है वो चलाया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। दूसरा है पेशेवर व तकनीकी कोर्स के लिए छात्रवृत्ति। तीसरा है परीक्षा शुल्क अदायगी। उसके बाद है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति। उसके बाद है टॉप क्लास छात्रवृत्ति, और लास्ट है राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। नेक्स्ट, साइकिल वितरण योजना। इसमें क्या होता है, इसके तहत जो भी अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो और पिछड़ा वर्ग, इन तीनों कैटेगरी के लोग जो छात्र हैं या छात्रा है उनको विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए
साइकिल का जो एक खरीदने के लिए 3,000 रुपये तक की राशि दी जाती थी। ये पहले 3,000 रुपया दिया जाता था ताकि साइकिल खरीद सके बच्चे, स्टूडेंट जो वो खरीद सके। लेकिन अभी 18-19 के वित्तीय वर्ष में क्या हुआ, इसमें 500 रुपया और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 3,500 रुपये बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं। पहला है चिकित्सा सहायता। अनुसूचित जनजाति हो, जाति हो और पिछड़ा वर्ग कि जो समुदाय के जो लोग हैं उनको चिकित्सीय सहायता के रूप में 10,000 की राशि दी जाती है। और इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी योग्य हैं उनको 3,000 तक की स्वीकृति जो है वो जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, और अत्यंत विकट मामलों में 10,000 तक की स्वीकृति जो है वो डीसी यानी उपायुक्त के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट योजना है पहाड़िया स्वास्थ्य योजना। और पहाड़िया जनजाति को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 18 पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो चलाया जा रहा है। और ये संथाल परगना वाला जो प्रमंडल है वहाँ के 4 जिले, वहाँ पे ये योजना को चलाया जा रहा है, जैसे कि पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिले में। तो ये कहाँ पे चलाया जा रहा है, संथाल परगना के 4 जिले हैं, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका और गोड्डा जिले में ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कल्याण अस्पताल। जो वंचित वर्ग है, विशेषकर ये अनुसूचित जनजाति को टारगेट किया गया है, तो वंचित वर्ग को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कल्याण अस्पताल, जिसकी संख्या है 16, राज्य में टोटल 16 कल्याण अस्पताल जो है वो चलाया जा रहा है। और पहले इसकी जगह पे क्या था, पूर्व में ये ग्रामीण अस्पताल या मेसो अस्पताल के नाम से जिसको हम लोग जानते थे, जो कि अभी हो गया कल्याण अस्पताल, जो कि 16 चलाए जा रहे हैं। और इन अस्पतालों में 50 बेड की सुविधा होती है। तो यहाँ झारखंड में जहाँ जहाँ संचालित जो कल्याण अस्पताल है उसकी सूची दी गई है। ये देखिए, ये 16 अस्पताल है कल्याण अस्पताल। जैसे कि ये रांची जिला है, रांची जिला में जगह है ये जोन्हा और टिगरा, और ये किस एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है उसको भी यहाँ दिया गया है। जैसे कि जोन्हा में जो कल्याण अस्पताल चलाया जा रहा है वो रिंची ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी तरह से जो टिगरा में स्थित है कल्याण अस्पताल, उसको ट्राइस एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है। इस तरह से ये दिया गया है पूरा टेबल। नेक्स्ट, जनजातियों में आनुवंशिक रक्त विकार पर शोध। तो जनजातीय समुदायों में जो रुधिर विज्ञान संबंधी रोगों यानी कि हेमेटोलॉजिकल डिजीज, इसकी पहचान और इस पर शोध हेतु सरकार के द्वारा कुछ राशि है जिसका आवंटन किया गया है। टोटल 61 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है इसकी पहचान के लिए। नेक्स्ट, ये शोध जो है वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा किया जाएगा। और 3 जनजातीय जिला जैसे गुमला, सरेकला खरसावां और खूंटी, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया यानी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी नाम की जो बीमारी है, जो कि एक वंशानुगत रक्त विकार है, जनजातीय समाज के कई लोगों में पाई गई है। गुमला जिले में 6 साल से लेकर 29 साल की 11% आबादी जो है इस बीमारी से ग्रसित है, जबकि खूंटी में देखा जाए तो 5% लोग ग्रसित है, और सरेकला खरसावां में 5% आबादी, और सरेकला खरसावां में भी 5% आबादी। तो खूंटी और सरेकला खरसावां में 5% आबादी। और आपका ये पहला था गुमला जिला में 11% आबादी जो है, जो कि 6 साल से लेकर 29 साल के आयु के लोग हैं जो कि इस समस्या से ग्रसित है। इसके अतिरिक्त जामताड़ा में यदि देखा जाए 5% आबादी, और लातेहार में 3% आबादी जो है वो सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी से ग्रसित है। नेक्स्ट है आवास सुविधाएं, जिसमें पहला योजना है बिरसा आवास योजना। इसका संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका जो संचालन है वो राज्य गठन के बाद से कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और इसके तहत जो आदिम जनजाति के परिवार है उसको घर बनाने के लिए, आवासीय सुविधा देने के लिए जितना भी खर्चा लगेगा, यानी 100% जो अनुदान है, 100% अनुदान जो है वो दिया जाता है सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत जो भी परिवार लाभार्थी परिवार है उनको आवास निर्माण के लिए 1,31,500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट है ग्राम विकास। ग्राम विकास के अंतर्गत एक योजना है शहीद ग्राम विकास योजना। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 2017-18 से इसकी शुरुआत की गई इस योजना की। इसमें इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले झारखंड राज्य के जो भी शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका जो भी गांव है उनके गांव का मॉडल जो है वो गांव के रूप में विकास करना, मॉडल गांव के रूप में उनका जो भी गांव होगा, जो भी श्रद्धांजलि जिन शहीदों को भी दिया गया है और उन शहीदों का जो भी गांव है उस गांव को कौन सा गांव बनाना है? तो मॉडल गांव के रूप में विकास करना है। और इसके अंतर्गत शहीदों के गांव में आवास, जल की आपूर्ति, सौर ऊर्जा और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यहाँ पे कुछ चिन्हित किया गया है शहीद ग्राम विकास योजना के तहत कुछ चिन्हित गांव है, जैसे कि शहीदों का नाम भी दिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा, इनका गांव कौन सा है? उलीहातू। और ये कौन से जिला में आता है? खूंटी जिला में आता है। नेक्स्ट है गया मुंडा, ये भी खूंटी जिले का ही गांव है, अटकाडी। तो इस तरह से पूरा टेबल बना हुआ है, शहीदों का नाम, उनके गांव और वे कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कौशल विकास। इसमें आ रहा कल्याण गुरुकुल। तो प्रेझा फाउंडेशन के द्वारा राज्य में 22 कल्याण गुरुकुल है जो कि चलाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की महिला हो या युवा है उनको कुशलता विकास करके उनकी आय को बढ़ाना है। नेक्स्ट है कौशल कॉलेज। तो अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदाय की जो भी लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको कुशलता प्रदान करने के लिए राज्य के 7 जिलों में 9 कौशल कॉलेज जो है वो चलाया जा रहा है। राज्य के 7 जिलों में 9 कौशल कॉलेज जो है वो चलाया जा रहा है। उसके बाद टाटा कंपनी के द्वारा झारखंड की लड़कियों को रोजगार देना। तो टाटा ग्रुप की एक सहायक कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने होसूर तमिलनाडु में स्थित है, ये अपने विनिर्माण संयंत्र में अपना जो भी इनका प्लांट है वहाँ पे झारखंड की 1984 लड़कियों को रोजगार प्रदान किया है। 1984 लड़कियों को रोजगार दिया है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में स्थित है ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद 18 से 20 साल की आयु की ये सभी लड़कियां जो है वो राज्य के खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले की निवासी है। ये जितनी भी लड़कियां हैं इनका आयु कितना है? 18 साल से लेकर 20 साल के बीच है। और ये सभी लड़कियां इन जिलों से बिलोंग करती है, इन निवासी है। और जिनमें से सबसे ज़्यादा 891 लड़कियां जो है वो सिमडेगा जिले की निवासी है। इस नियोजन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था। कंपनी में 1 वर्ष का कार्य करने के बाद इन लड़कियों को बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पाने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष जैसे ही काम कर लेगी उसके बाद इन लड़कियों को बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पाने का भी मौका दिया जाएगा। कंपनी के द्वारा इन लड़कियों की कुशलता विकास हेतु योगा और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है झारखंड में पर्ल फार्मिंग, मोती की खेती। तो खूंटी जिला का जो अड़की प्रखंड है वहाँ पे वन धन योजना के तहत मोती की खेती जो है वो शुरू किया गया है। इस योजना के तहत मोती की खेती करने वाला यह देश का पहला प्रखंड बन गया है। अड़की प्रखंड ये देश का पहला ऐसा प्रखंड है जो कि इस योजना के तहत मोती की खेती करने वाला पहला प्रखंड है। और यह इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? एक एनजीओ है ट्राइफेड के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? तो इस क्षेत्र के जो भी आदिवासी है उनको वन और वनोपज से बेहतर इनकम उपलब्ध कराना है। इस परियोजना का जो कुल लागत है, खर्चा है, वो 15 लाख रुपया है। और ट्राइफेड के द्वारा क्षमता विकास और विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 25 वन धन केंद्र शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधन, वन, जल एवं खनिज संपदा। वन संसाधन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार यदि देखा जाए तो झारखंड राज्य का कुल जो जमीन है, भूभाग है, उसमें कितना प्रतिशत जमीन पर वन है यानी वनावरण है? तो 29.76% जो है वो वनों से घिरा हुआ है। और राज्य का जो एक टोटल कुल जो भूभाग है उसका 3.26% हिस्से पर अत्यंत सघन वन है, 12.15 प्रतिशत हिस्से पर मध्यम सघन
सघन वन है और 14.34% हिस्से पर खुले वन का विस्तार है। ये तो है टोटल जितना जमीन है वन और बिना वन वाला जो जमीन है वो पूरे जमीन में इतना प्रतिशत जो है अत्यंत सघन वन, इतना प्रतिशत मध्यम सघन वन और खुले वन जो है इतना प्रतिशत है। वही चीज बस जंगलों को देखा जाए तो वन का वर्गीकरण इस तरह से है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है 48% है, गलती से अति सघन लिखा है, अति नहीं, खुले वन वाला जो हिस्सा है वो 48% है। वन का जो खुला वन वाला है वो 48% हिस्सा है और ये बस वनों का ही प्रतिशत दिखाया गया है, इसलिए ये वैल्यू जो है वो अलग अलग है। और 11% जो है वो अति सघन वन जो है वो बस 11% है, जो मध्यम सघन वन में आता है वो 41% है। 2601 जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे अत्यंत सघन वन है। ये जो एरिया दिखाया गया है ये 41%, यानी कि यदि इसको किलोमीटर स्क्वायर में यदि देखा जाए कितना एरिया, तो अत्यंत सघन वन जो है ये 11%, ये 2601 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। उसके बाद 9689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसका है? मध्यम सघन वन का, ये जो है मध्यम सघन वन का। और 11431 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो खुले वन का विस्तार है। ये खुला वन 48%, जो कि किलोमीटर स्क्वायर में 11431 वर्ग किलोमीटर। उसके 2019 से लेकर 21 के बीच में यदि देखा जाए राज्य में 83 वर्ग किलोमीटर गैर वन भूमि का परिवर्तन जो है वो वन भूमि के रूप में हुआ है। और राज्य में सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला लातेहार जिला है, उसके बाद चतरा जिला है। लातेहार 56% जो है वो क्या है? वन है। वन का प्रतिशत जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? लातेहार में है। दूसरे नंबर पे चतरा जिला आता है, जबकि सबसे कम यदि 1% देखा जाए तो जामताड़ा में सबसे कम 1% हो रहा है और थोड़ा उससे ज़्यादा में आता है देवघर। 2019 से 21 के बीच में कितना एरिया जो है वो वन वारण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है? तो 19 से 21 के बीच में वन का जो एरिया है वो बढ़ा है, तो 109.79 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वन वारण क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। वही 2019 से 21 के बीच में यदि देखा जाए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है गढ़वा जिला, जिसमें 40.19 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया वन क्षेत्र बढ़ा है। और इसके बाद देखा जाए तो पलामू जिला है और उसके बाद हजारीबाग। गढ़वा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है गढ़वा जिले में, उसके बाद पलामू जिले में, उसके बाद हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट, जनजातीय क्षेत्रों में वनावरण। तो 17 जिले जो है वो जनजातीय जिलों के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 58,677 वर्ग किलोमीटर है। और ये 17 जनजातीय जिलों में कुल 17,521 वर्ग किलोमीटर जो है वो वनावरण है, वनों से घिरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा वनावरण वाला 3 जनजातीय जिले लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिला है। सबसे ज़्यादा वनावरण वाला 3 जनजातियों का जो जिला है वो है लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी। 2019 से 21 के बीच में राज्य का जनजातीय जिलों में 80 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। वही चीज़ 19 से 21 के बीच में 3 जनजातीय जिलों के वन क्षेत्र में कमी दर्ज किया गया है और ये जिले लातेहार है जिसमें इतना कम हुआ है, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद पाकुड़। नेक्स्ट है वन रोपण से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं, कुछ अभियान हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जन वन योजना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जो निजी भूमि है उस पर वनावरण को बढ़ावा देना और किसानों की इनकम जो है उसको बढ़ाना। इस योजना के तहत क्या है? पौधे लगाने वाले जो मालिक है उसको जो भी खर्चा आएगा उसका 75% तक का सब्सिडी दिया जाएगा और दिया जाता है। और इसके तहत, इस योजना के तहत 2020-21 और 22-23 में 31.1 लाख से अधिक पौधारोपण भी किया गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पौधारोपण वाला जिला है वो है दुमका जिला, जिसमें कि इतना पौधारोपण किया गया है। नदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण अभियान।
हर साल झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा नदी महोत्सव और बृहत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन जो है वो किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य नदियों और नदी के किनारे को अवैध कब्जे से सुरक्षित करके उनका संरक्षण करना और आम जनता को वृक्षारोपण व जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। और 2022 में यानी 2022 के अगस्त तक इस योजना के दौरान लगभग 1.2 करोड़ पौधों का पौधारोपण भी किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो पौधारोपण करने के मामले में प्रमंडल में आता है दुमका वन प्रमंडल, जो कि 11% का स्थान जो है वो प्रथम रहा है। सबसे ज़्यादा पौधा लगाने के मामले में पहले नंबर पे है दुमका, जिसके बाद कौन है, रांची, उसके बाद जमशेदपुर का स्थान आता है। 73वां वन महोत्सव 2022, इसका आयोजन कब किया गया था, 22 जुलाई 2022 में। और कहाँ पे किया गया था, पुनदाग में, पुनदाग नाम की जगह में किया गया था। और इस महोत्सव में राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वे मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे। और इस महोत्सव में मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परिसर में वृक्षारोपण करने पर प्रत्येक पौधे के बदले 5 यूनिट बिजली जो है वो फ्री प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क। राज्य में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से चाकुलिया, गिरिडीह, साहेबगंज और दुमका में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ कहाँ पे, चाकुलिया में, गिरिडीह में, साहेबगंज में और दुमका में, 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये पार्क जो है जैव विविधता वाला पार्क, इसकी स्थापना की गई है। और राज्य के पहला और एकमात्र जो जीवाश्म पार्क है वो साहेबगंज में है, जिसको आम जनता के लिए खोला गया है, साहेबगंज। नेक्स्ट है जल संसाधन। तो डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट इन इंडिया 2022, इसके अनुसार वर्ष 2022 में झारखंड राज्य में 1222.7 मिलीमीटर औसत वार्षिक जो है वर्षा हुई है। 2020 की वर्षा से ये अधिक है। और कितनी अधिक है, तो 2020 की वर्षा से ये 84.9 मिलीमीटर अधिक है। झारखंड राज्य में 6.20 बिलियन क्यूबिक मीटर BCB यानी बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक रिप्लेनिशेबल पुनर्भरणीय सतही जल संसाधन और 5.69 बिलियन क्यूबिक मीटर निवल सतही जल उपलब्ध है। सतही जल की दृष्टि से राज्य का 5 प्रखंडों में अति दोहन हो चुका है और 17 प्रखंड जो है वो संकटग्रस्त और यानी कि अर्ध संकटग्रस्त स्थिति में भी है। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। तो झारखंड राज्य में लगभग कितना कोयला का भंडार उपलब्ध है, तो 33 बिलियन टन जो कोयला है उसका भंडार उपलब्ध है, जिसमें से 20 बिलियन टन कोयला का निष्कर्षण जो है वो संभव भी है। झारखंड राज्य में कोई भी आणविक ऊर्जा जो है वो संयंत्र विद्यमान नहीं है। तो कोई भी आणविक ऊर्जा संयंत्र जो है वो विद्यमान नहीं है, लेकिन राज्य का जो जादूगोड़ा यूरेनियम खान है वो विश्व का संभवतः सबसे बड़ा और सबसे पुराना यूरेनियम खान है। तो विश्व का देखा जाए सबसे बड़ा यूरेनियम का खान कौन सा है, तो जादूगोड़ा। और सबसे पुराना कौन सा है, ये भी आपका जादूगोड़ा ही है। जादूगोड़ा यूरेनियम खान का संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और जादूगोड़ा यूरेनियम खान में लगभग कितना टन यूरेनियम का भंडार है, तो 45,000 टन जो है वो यूरेनियम का भंडार भी उपलब्ध है। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना के मद्देनजर 2022 तक कितना सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक का ये लक्ष्य था। झारखंड राज्य में कई सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी की गई है, जिनमें गोड्डा में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। और ये सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है। गोड्डा में जो 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र या प्लांट जो स्थापित किया गया है, और ये देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है, गोड्डा वाला। और झारखंड राज्य में कई जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित है, जिनमें तिलैया बांध, कोनार बांध ये शामिल है।
कुछ विभिन्न जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, स्रोतों से वर्ष 2022 तक 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया था। और पवन ऊर्जा संभावना का जो दोहन करने हेतु धालबुमगढ़ में, झारखंड राज्य में एक जगह है धालबुमगढ़, वहाँ पे 100 मेगावाट की क्षमता का पवन चक्की जो संयंत्र है, एक प्लांट है, ये भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा मामले। पर्यटन, तो झारखंड राज्य में आने वाली जो देसी पर्यटक है उसकी संख्या 2013 में 32.5 लाख था, 2019 में ये बढ़ गया, ये 35.5 लाख हो गया। झारखंड राज्य में आने वाली जो विदेशी पर्यटक है उसकी संख्या 2013 में 1.3 लाख था, जो कि 2019 में बढ़कर 1.8 लाख हो गया। फिर 2019 से 21 के बीच में कोविड-19 के प्रभाव के कारण देसी और विदेशी जो पर्यटक की संख्या थी उसमें पहले की तुलना में कमी आ गई। 2013 से 19 के बीच में राज्य में आने वाले जो देसी पर्यटक है उसकी संख्या में 1.53% की एक वार्षिक वृद्धि भी दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। कितना? 4.7% की वृद्धि भी दर्ज की गई। और सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है वो जुलाई अगस्त महीने में आते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो श्रावण के महीने में देवघर में भगवान शिव पर जल अर्पण करने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। 2020 में देसी पर्यटकों के आगमन के संदर्भ में झारखंड का भारत की जो राज्य और यूटी है उसमें 19वां स्थान है। जो ये देसी पर्यटक है, अपने देश के जो घूमने वाले लोग हैं, उनका जो आना रहता है झारखंड में, वो उस मामले में पूरे जितने भी भारत के राज्य है या यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें इसका स्थान कितना है? तो 19वें नंबर पे है झारखंड का स्थान। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में देखा जाए तो भारत के राज्य और यूटी में झारखंड जो है वो 23वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट है आपका झारखंड पर्यटन नीति 2021। इसका लक्ष्य 2025 तक का है, राज्य को भारत के प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाना। तो झारखंड राज्य को भारत का जो प्रमुख इतने सारे पर्यटन स्थल है उनमें से एक प्रमुख बनाना झारखंड राज्य को, ये लक्ष्य 2025 तक का है। और इस नीति में राज्य को देसी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करने पर बल भी दिया गया है। इसके लिए राज्य को एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में परिणत करने पर भी बल दिया गया है। और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राज्य में पर्यटन क्षेत्र का विकास करना, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करना, सृजन करना, रोजगार सृजन, पर्यटन अवसंरचनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य की विरासत स्मारकों का संरक्षण करना, पर्यटन क्षेत्र में आम जनता की भागीदारी बढ़ाना तथा ग्रामीण पर्यटन जो है उनको भी बढ़ावा देना। नेक्स्ट नीति है झारखंड पर्यटन नीति 2021। इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित कर रोजगार अवसर को सृजन करना और आर्थिक विकास को तीव्र करना। उसके बाद दूसरा है संसाधन का पर्याप्त सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक देसी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना। तीसरा है पर्यटकों की रुचि के प्रत्येक स्थान को एक विशेष पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। नेक्स्ट है पर्यटन अवसंरचनाओं के विकास हेतु निजी क्षेत्रों की भागीदारी है उसको बढ़ाना, राज्य की विरासत और स्मारकों की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करना, राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करना, देसी तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है उनको गुणवत्तापूर्ण पर्यटन सेवाएं भी प्रदान करना, पर्यटन उत्पादों का विविधीकरण, विस्तार और प्रचार प्रसार करना, राज्य की पुरातत्व व विरासत भवनों का संरक्षण करना, आम जनता की पर्यटन क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाते हुए इन्हें आर्थिक लाभ भी पहुंचाना, एनजीओ, स्वैच्छिक संस्था आदि का पर्यटन विकास में भागीदारी को बढ़ाना और इन्हें सहयोग प्रदान भी करना। नेक्स्ट है भूमि, जल, वायु से जुड़ी जो पर्यटन गतिविधियां हैं उनके संदर्भ में राज्य को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में, वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसके रूप में परिणत करना, सतत तथा उत्तरदायी जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
नेक्स्ट है ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करते हुए राज्य का जो भी रीति रिवाज है, परंपरा है, व्यंजन है, नृत्य, कला, संगीत, ये इन सब चीज़ों को प्रदर्शन करना, पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना, खनन पर्यटन को बढ़ावा देकर बंद पड़े जो खनन क्षेत्र है वहाँ पे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, राज्य की विविध हस्तकला को प्रोत्साहित करते हुए सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं व रीति रिवाजों का संरक्षण भी करना। नेक्स्ट है पर्यटन प्रशासन को पारदर्शी तथा पेशेवर बनाने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है कला व संस्कृति प्रमुख पहल। झारखंड राज्य का जो सरायकेला खरसावाला जिला है वहाँ पे स्थित है राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र, और सिल्ली में स्थित है राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र। यहाँ पे छऊ नृत्य का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छऊ नृत्य का प्रशिक्षण दो जगह पे दिया जाता है। सरायकेला में स्थित एक राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र और दूसरा सिल्ली में स्थित है राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र। जबकि रांची स्थित झारखंड कला मंदिर में स्थानीय नृत्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रांची में स्थित है झारखंड कला मंदिर, वहाँ पे स्थानीय नृत्य जो है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है खेल कूद व युवा मामले। तो राज्य में खेल कूद की संभावना का दोहन करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कुछ पहल किया गया है, जैसे कि खिलाड़ी कल्याण कोष योजना। इसके तहत क्या है, राज्य का गरीब और जरूरतमंद खिलाड़ी को खेल का जो भी उपकरण है और पैसे के मामले में सहायता, वित्तीय सहायता, चिकित्सा के लिए जो भी खर्चा चाहिए, ये सब चीज़ों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है पे एंड प्ले योजना। इसको जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो झारखंड खेल प्राधिकरण के द्वारा इसको चलाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभा की पहचान करना और उसका विकास करना। इसके तहत सरकार के साथ साथ जो निजी संगठन है उनके द्वारा भी खेल सुविधाएं प्रदान की जाती है। टाटा स्टील के द्वारा रांची में हॉकी एकेडमी की स्थापना करने की योजना बनाई गई है और टाटा एथलेटिक्स एकेडमी, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं के द्वारा राज्य के युवाओं में खेलकूद को लोकप्रिय बनाने के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा तथा खेल अभियान जैसी गतिविधियां भी चलाया जा रहा है। जो राज्य सरकार है इन्होंने राज्य में एक एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, इसकी स्थापना के लिए महेंद्र सिंह धोनी को जमीन भी देने की घोषणा की है। 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा किए हैं। राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवोत्सव नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झारखंड खेल कूद नीति 2022 का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड खेलकूद नीति 2022। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और 13 सितंबर 2022 से इसे शुरू किया गया। ये नीति जो है वो 5 साल की अवधि के लिए निर्मित की गई है। इससे पहले राज्य में 2007 में खेलकूद नीति का निर्माण किया गया था और इस नीति का मुख्य लक्ष्य राज्य में खिलाड़ियों की प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन और पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सके। और इस नीति में राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी देने का प्रावधान किया गया है। और इस नीति में राज्य में खेल अवसंरचनाओं को मजबूत करने पर भी बल दिया गया है। यहीं पे कंप्लीट हो गया आर्थिक सर्वेक्षण वाला चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।